जब हम नई गाड़ी खरीदने की प्लान करते हैं तो वो प्लानिंग ही कितनी मुश्किल हो जाती है। आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस उसी चीज से रिलेटेड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसे एक गाड़ी में, गाड़ी तो बाद की बात है, कैसे हमें फ्यूल ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। हम ईवी लें, पेट्रोल लें, डीजल लें, सीएनजी लें, हाइब्रिड लें, बहुत सारे ऑप्शन है। और हमें दूसरे को देखकर नहीं करना होता है, या हम एक जर्नलाइज नहीं हो जाता है यार इस टाइप की गाड़ियां ना इस चीज में काफी अच्छी चलती हैं, हमें वो नहीं देखना है। हमारे लिए क्या चीज अच्छी है, एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हो सकता है सीएनजी आपके लिए अच्छी हो, मेरे लिए सीएनजी अच्छी ना हो, या हो सकता है डीजल मेरे लिए बढ़िया हो, आपके लिए बढ़िया ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी होती हैं। और आज ना वही सब चीजें हमने पहले देखी, एक एक चीज का क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। और जब सब चीजों का एक समअप हुआ तो मिस्टर दिवाकर को सारी चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि मिस्टर दिवाकर ने मुझे कांटेक्ट किया था राजस्थान से, जो अपनी नई गाड़ी की तलाश कर रहे थे। तो किस तरीके से हमने उनकी गाड़ी को एक्चुअली फ्यूल ऑप्शन को सिलेक्ट किया, क्या वो प्रोसेस रही, आप सुनेंगे। तो जब हम अपनी नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं ना, तो वहां पर हमारे भी बड़ा काम ये एक्सपीरियंस आ सकता है। तो चलिए अगर बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और मिस्टर दिवाकर की तरह अगर आप भी कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड दिवाकर की तरह ही आप कोई भी हेल्प चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं गाड़ी खरीदने से रिलेटेड। डील कैसे समझे, स्कैम से कैसे बचे, कौन सा फ्यूल ऑप्शन, कौन सी गाड़ी, कौन सा इंजन, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सब के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर दिवाकर ने बताया कि उनका जो मंथली रन होने वाला है ना, वो 2000 से 2500 किलोमीटर पर मंथ होने वाला है, या कभी कभार किसी महीने में 3000 किलोमीटर भी हो सकता है। तो उनको एक बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ी चाहिए थी। तो वो कह रहे थे कि इस मामले में पेट्रोल को तो मैंने एक साइड कर दिया, क्योंकि पेट्रोल अगर हम लेंगे तो वो गाड़ी इतना अच्छा माइलेज नहीं देगी, पेट्रोल है भी महंगा। अब उनके पास ऑप्शन बच गए थे कौन से, वो सीएनजी भी लेना चाहते थे, ईवी की तरफ भी देख रहे थे, हाइब्रिड की तरफ भी देख रहे थे, डीजल की तरफ भी देख रहे थे। और चारों ही ऑप्शन खुले हुए थे, क्योंकि डीजल जो है वो दिल्ली एनसीआर से बाहर थे, तो वहां पर वो 10 साल वाली या कभी कभार बैन होने वाला जो सिस्टम है वो भी नहीं था। अब मिस्टर दिवाकर ने कांटेक्ट किया कि अभी कौन सा लेना चाहिए, जो फ्यूल ऑप्शन है क्या हम ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं सीएनजी की तरफ चला, मैंने उनसे बात की। तो वहां पर ना थोड़ा सा वो सीएनजी से पीछे हटते हुए दिख रहे थे, कि एक उसमें जो सिलेंडर है वो रखा रहता है, बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम, कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनको देखे कि अब बूट स्पेस हमें थोड़ा बहुत दे देती हैं, तो भी थोड़ा सा उसकी तरफ पावर वगैरह को लेकर थोड़ा सा वो इधर उधर डोल रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर ये फिट बैठेगी तो वो भी हम ले लेंगे। अब मैंने उनसे पूछा कि आपका रूट क्या है। उन्होंने बताया मेरा कोई फिक्स रूट तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर हाईवेज पर, वो हाईवे नहीं जो 100 120 की स्पीड पर चलते हैं, लेकिन अच्छी खासी सड़क है जहां पर हम 70 80 90 100 के आसपास क्रूज कर भी सकते हैं। तो उस टाइप के हाईवेज हैं, कुछ सिटी में भी हमें चलना है। तो आप 60% हाईवे मान सकते हैं, 40% आप सिटी मान सकते हैं। और सिटी भी ऐसी नहीं है कि बहुत ही कंजस्टेड है, हालांकि उनका एक रूट नहीं रहता है, लेकिन जिस टाइप से वो चलते हैं, तो कुछ थोड़े बहुत खराब रास्ते, गांव के रास्ते, मतलब बहुत हैवी ट्रैफिक में उनको कभी कभार चलना होता है। तो वहां पर मैंने कहा कि ठीक है, सीएनजी शायद आपके लिए इतनी बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि आप हर बार अलग एरिया में जाते हैं, तो वहां पर सीएनजी की अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ ये तो बात मैं मानता हूँ, हो सकता है, क्योंकि जहां भी मैं जाता हूँ ना, जरूरी नहीं है हर जगह मुझे, और जहां पर सीएनजी खत्म हो वहीं पर मुझे सीएनजी मिल जाए। और थोड़ी सी बड़ी गाड़ी अगर हम लेंगे तो हर 150 200 किलोमीटर के बाद हमें सीएनजी पे जो पंप है वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सीएनजी को लेकर पहले भी वो थोड़ा सा मतलब पीछे हट रहे थे, तो उस चीज से, और ये प्रॉब्लम भी उसमें थी, अगर हमें सीएनजी पंप ही नहीं मिलेंगे टाइम से तो फिर फायदा क्या, फिर वो गाड़ी हमें एक किस्म से पेट्रोल पर ही चलानी पड़ेगी। तो सीएनजी से हम पीछे हटे। दूसरा उन्होंने कहा कि डीजल जो है ना वो सबसे ज्यादा मुझे बढ़िया लग रहा है। डीजल थोड़ा सा सस्ता भी है पेट्रोल के मुकाबले, और माइलेज वगैरह बढ़िया देता है, और पावर भी हमें उसमें बढ़िया मिल जाती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर चीजें अच्छी हो सकती हैं आपके लिए, माइलेज वगैरह आपको बढ़िया मिल जाएगी। और थोड़ा सा ना बोकाल भी जमता है यार, डीजल गाड़ियां हैं, थोड़ी सी ऊंची गाड़ियां हैं, वो स्कॉर्पियो एन वगैरह, मतलब गाड़ी के जो प्राइस वगैरह है उसकी तरफ वो ज्यादा नहीं देख रहे थे, मेनली उनको फ्यूल की तरफ ही देखना था। एक हाथी खरीदना आसान हो सकता है, पालना थोड़ा सा ना मुश्किल हमें लग सकता है। ठीक है, अब डीजल वगैरह मैंने कहा, मैंने उनसे ना सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछा था कि आप दिल्ली एनसीआर में तो नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपका दिल्ली एनसीआर में जाना भी होता है। तो उन्होंने कहा हाँ हो जाता है कभी कभार, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर वही जाता हूँ, लेकिन हाँ मेरा वहां पर जाना भी रहता है, ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली हमें नहीं जाना होता है। तो मैंने कहा कि चलिए हम मान लेते हैं आप दिल्ली गए हैं,
सर्दियों में आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, मान लेते हैं पूरी सर्दी में आपको 3 बार ही दिल्ली की तरफ जाना हो जाता है, और वहां पर तीनों ही बार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया जाए, बेशक आपकी नई डीजल गाड़ी है, बेशक आपकी पुरानी डीजल गाड़ी है, क्योंकि डीजल पर तो तलवार लटकी रहती है ना, और आने वाले टाइम पर गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीटी की तरफ से क्या रूल रेगुलेशन आ जाए हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसा ना हो कि आप वहां पर जाएं डीजल गाड़ी को लेकर, या तो आपका चालान कट जाए मोटा, या आपको जाने ही ना दे, आप दिल्ली में एंटर करने वाले हैं वहीं से आपको यू टर्न कर दें कि आप डीजल गाड़ी को लेकर तो एटलीस्ट दिल्ली नहीं जा सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है 1 साल ना हो, 2 साल ना हो सकता है 5 साल के बाद ऐसा हो जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, "हाँ यार, ये चीज तो हमने नहीं सोची थी।" तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जहां जब हम गाड़ी ही नहीं चला पाएंगे डीजल, तो उसको लेने का फायदा क्या है? तो वहां पर डीजल का जो उनका लेने का वो विचार था, वो भी हमने वहां पर ड्रॉप कर दिया। तीसरा, फिर अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, ईवी काफी अच्छी रहेगी, कोई रोकेगा भी नहीं। 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज में मिल जाती है। BE6 जो है वो महिंद्रा की, उसकी तरफ देख रहे थे, और चार्जिंग वगैरह में मतलब सस्ती भी हमें पड़ती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलिए अब इसकी तरफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप रेगुलर जो है वो लंबे लंबे स्ट्रेच भी कर देते हैं, कभी कभार हो सकता है आप 700 किलोमीटर चल रहे हैं, 800 किलोमीटर चल रहे हैं, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एक एक हफ्ता आपकी गाड़ी खड़ी ही रह जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि आप डेली घर से चले और डेली आप गाड़ी घर पर लेकर आ गए। ठीक है, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। और आप एक ही मतलब आपका रूट भी नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ईवी के साथ क्या हो सकती है? मान लेते हैं किसी दिन आपको 500 से ज्यादा किलोमीटर जो है लगातार चलने पड़ गए, आप 300 किलोमीटर चले, आधा घंटा रुके, पौना घंटा रुके, उसके बाद फिर से आपको इतना ही चलना है, फिर आप थोड़े बहुत रुके, फिर से आपको चलना है, तो ऐसा आपके साथ हो जाता है? उन्होंने कहा "हाँ, बिल्कुल हो जाता है।" इन दैट केस आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर पब्लिक चार्जर अभी इंस्टॉल हुए नहीं है। आप 500 किलोमीटर अपनी गाड़ी को लेकर चल चुके हैं, उसके बाद गाड़ी में चार्जिंग नहीं है, या तो आप गाड़ी का चार्जर साथ लेकर जाइए, उसको कहीं पर लगाइए, वो स्लो चार्जर होता है जो गाड़ी के साथ आता है, ठीक है। और या फिर आप अपनी ट्रिप थोड़ी इस तरीके से प्लान कीजिए कि आपको रास्ते में चार्जर वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पर दिवाकर जी ने कहा, इस तरीके से तो मैं प्लान नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है मैं उस एरिया में जा रहा हूँ जहां पर चार्जर है ही नहीं, तो मैं वहां पर प्लानिंग क्या करूंगा? और अगर बार बार मुझे बाहर ही गाड़ी को चार्ज करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आप घर पर आकर उसको चार्ज तो नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको बाहर ही चार्ज करना है तो वो चार्जिंग वैसे भी महंगी पड़ती है, तो डीजल वाले रेट तो आपको वैसे भी पड़ गए। तो वहां पर भी मिस्टर दिवाकर को समझ में आया कि यार गाड़ी 500 किलोमीटर तो चला ली, उसके बाद अगर हमें चार्जर नहीं मिला, पब्लिक चार्जर जो फास्ट चार्ज कर देता है, तो वो गाड़ी हमें अपने चार्जर से लगा के रखनी पड़ेगी, काफी टाइम उस गाड़ी में लग जाता है चार्ज होने में, तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने ईवी को ड्रॉप कर दिया, और थोड़ी वो महंगी भी आ रही थी, क्योंकि अगर कंपटीशन के मुकाबले देखें हमें और क्या मिल सकता है इस बजट में, इस माइलेज के साथ, जो परेशानी भी ना दे, तो वहां पर ईवी थोड़ी महंगी भी पड़ रही थी, तो वो भी ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास बची हाइब्रिड। हाइब्रिड को लेकर मैंने कहा कि अगर आपको हाईवेज पर चलना है, हाईवेज मतलब 120 किलोमीटर की जिन पर स्पीड रहती है वहां पर आप ज्यादा चलेंगे, तो वहां पर ना जो हाइब्रिड जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा कम काम करता है। कम काम इन द सेंस, वैसे तो माइलेज काफी अच्छी दे देता है, 25, 26, 27 भी दे देता है, लेकिन आप हाई स्पीड पर लगातार चलेंगे ना, तो वहां पर आपको इतनी अच्छी माइलेज नहीं मिलेगी, 18-19 के आसपास मिल सकती है। लेकिन इस टाइप के हाईवेज पर मिस्टर दिवाकर को नहीं चलना था। ठीक है, अब वहां पर ये चीज हमारे लिए फिट हो गई कि जो हाइब्रिड है वो 25 प्लस उनको माइलेज दे देती है, उसमें चार्जिंग का कोई भी इशू नहीं रहता है, आप पेट्रोल डलवाइए, पेट्रोल हर जगह अवेलेबल रहता है, और गाड़ी भी बहुत बढ़िया है, हाई राइडर उनको मिल जाएगी, ग्रैंड विटारा उनको मिल सकती है, तो उस टाइप की गाड़ियां वो ले सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हाइब्रिड के साथ जो है उनका जो तालमेल है ना वो बिल्कुल फिट बैठ रहा था। और जितना थोड़ा सा 80-90 के आसपास चलेंगे, 60-70 के आसपास चलेंगे, थोड़ा ब्रेकिंग थोड़ी ज्यादा रहती है, या सिटी में भी चलेंगे, तो हाइब्रिड जो है उतना ही बेटर काम करता भी है। तो वहां पर मिस्टर दिवाकर ने देखा कि वो डीजल की तरफ और ईवी की तरफ ज्यादा जा रहे थे। लास्ट में जो चीजें निकल कर आई वो आई उनके लिए हाइब्रिड, जो एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। उसके बाद मिस्टर दिवाकर ने हाइब्रिड को सिलेक्ट किया, और अब वो अपनी गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, एक एक चीज को फ्यूचर प्लान के साथ, यार दिल्ली जाना है तो डीजल प्रॉब्लम तो नहीं कर देगा, हमें रिमोट एरियाज में जाना है ईवी प्रॉब्लम तो नहीं कर देगी, हमें ऐसे रास्तों पर जाना है जहां पर सीएनजी नहीं मिलेगी, तो सीएनजी लेने का फायदा ही क्या है? जब हम ये चीजें देखते हैं, या कुछ और भी है, वो तो अलग अलग हर किसी की अलग अलग जरूरत होती है,
जब ऐसी चीजें हम देखते हैं ना, तब हमें समझ में आता है हमें गाड़ी कौन सी लेनी है। फिर से आपसे कह रहा हूँ, गाड़ी खरीदने से रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस है या आप गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।